हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो यूनिट 9 हिंदी निबंध का जो हम तथ्यपरक अध्ययन कर रहे थे, तो इस वीडियो लेक्चर में हम आगे जो नेक्स्ट हमारे 4 निबंध बचे हुए थे, अंतिम 4 निबंधों की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देखिए पहले, उसमें मैंने जो शुरुआती निबंध हैं उनकी चर्चा की है उनके बारे में। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता हो, तो हमने जो प्रताप नारायण मिश्र जी का शिव मूर्ति है यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था 6 निबंधों का। अब जो नेक्स्ट निबंध है अब हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए देखिए। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध पर चलने से पहले हम लेखक के बारे में देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बने भी हैं लेखक से। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। सबसे पहले जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो समय काल है वो 1907 से 1979 तक है। ठीक है दोस्तों। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिए। हर लेखक का आपको समय काल इतना तो ध्यान होना चाहिए कि अगर 4 लेखकों में से पूछे कि इनको क्रम में लगाइए तो आप उसके क्रम में लगा सको। ठीक है दोस्तों। तो इनका समय काल क्या है, तो 1907 से 1979 है। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है कि द्विवेदी जी शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले द्विवेदी जी हैं वो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं और साथ ही वो ललित निबंधकार हैं। ठीक है, यानी उन्होंने ललित निबंध लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि उनके निबंधों में संस्कृति, भाषा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, कल्पना, मिथक और समकालीन जीवन का एक अपूर्व रस दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु है कि परंपरा और इतिहास बोध द्विवेदी जी की समूची साहित्य साधना का केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है दोस्तों। अगर आप द्विवेदी जी के साहित्य में देखोगे तो उसमें आपको 2 चीज़ें अवश्य मिलेंगी, एक परंपरा और दूसरा है इतिहास बोध। यानी अब अगर जो हमारे द्विवेदी जी हैं अगर वो किसी भी चीज़ की भी व्याख्या करते हैं तो वो 2 बिंदुओं को जरूर ध्यान रखते हैं, एक परंपरा है और एक है इतिहास बोध। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है कि किसी विचार की व्याख्या करते हुए कार्य कारण संबंध, तर्कयुक्त निज मत प्रकाशन और निष्कर्ष प्राप्ति उनकी शैली में सर्वत्र व्याप्त मिलती है। इनके निबंधों में बातचीत शैली का प्रयोग मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रयोग होगा तो इनकी शैली में क्या मिलता है, तो बातचीत वाला प्रयोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि द्विवेदी जी ने निबंधों को क्या माना है, या ये कोटेशन दे देगा कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है, तो वो द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, वो द्विवेदी जी के बारे में क्या कहते हैं कि विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल गए हैं। ठीक है। यानी जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं वह कहते हैं कि एक तरफ आप कबीर को लीजिए और एक तरफ रविंद्रनाथ जी को लीजिए तो वो दोनों एक जगह मिल जाते हैं, वही है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें अगर आचार्य शुक्ल जी और द्विवेदी जी की तुलना करोगे तो इन दोनों के जो असहमति के बिंदु रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले जो सिद्धनाथ साहित्य है इस जगह दोनों के विचार हैं वो अलग हैं। भक्ति काल के उदय की व्याख्या है वो शुक्ल जी ने अलग मानी हुई है और साथ ही द्विवेदी जी ने अलग मानी है। फिर है संत काव्य विशेषता कबीर की महत्ता को लेकर। ठीक है। इन 3 बिंदुओं की असहमति के बिंदु नज़र आते हैं। अगर आपको इसका विस्तार से जानना है तो मैंने पहले से भी वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें विस्तार से देख लीजिए। ठीक है। अब हम रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले हम इनके निबंध संग्रह देखें आचार्य द्विवेदी जी के, तो उसमें देखिए सबसे पहले है अशोक के फूल। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1948। अशोक के फूल में उनके कौन कौन से निबंध हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो उनमें देखिए अशोक के फूल, बसंत आ गया, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता, मैना, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष और घर जोड़ने की माए। ठीक है। तो ये जो सारे निबंधों के शीर्षक हैं वो अशोक के फूल नामक जो का निबंध संग्रह है उसमें है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कल्पलता, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951, जिसमें मुख्य निबंध है शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों जो प्रमुख मैं शीर्षक बता रहा हूँ आपको निबंधों के, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्यकालीन धर्म साधना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 है,
फिर है विचार और वितर्क, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। फिर है नेक्स्ट हमारा आलोक पर्व पर उन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है द्विवेदी जी को। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है हम अगर उनके निबंध संग्रह हमने देख लिए, अब हम साथ ही आलोचना भी देख लें द्विवेदी जी की यहीं पर, क्योंकि निबंध और आलोचना दो ऐसे क्षेत्र हैं जो आपस में मिले हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सूर साहित्य, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। द्विवेदी जी की पहली रचना है। जयदेव विद्यापति और चंडी दास की राधा का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जो सूर साहित्य उनकी जो आलोचनात्मक कृति है, इसमें उन्होंने क्या किया है, तो ये सबसे पहले तो ध्यान रखिए द्विवेदी जी की पहली रचना है, और साथ ही इसमें उन्होंने जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास की जो राधा है उसका तुलना किया है। यानी जो राधा का जो चरित्र उन्होंने लिया हुआ है, जयदेव ने किस प्रकार लिया है, विद्यापति ने उसमें क्या बदलाव किया और चंडीदास ने क्या किया, इसका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 में है। हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्याख्या की है इसमें उन्होंने। नेक्स्ट है कबीर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कबीर 1942 इसका प्रकाशन वर्ष। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। फिर है सहज साधना, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है। फिर है कालिदास की लालित्य योजना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 है। कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य की व्याख्या उन्होंने की है। ठीक है। फिर है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1970। ठीक है, तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पर। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु है कि यह कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। यानी जो हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगर इस निबंध की हम बात करें तो ये कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। इसमें 20 निबंधों का संकलन किया गया है। ठीक है, तो वो 20 निबंधों के शीर्षक क्या क्या हैं उन्हें देखिए। सबसे पहले है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप आम फिर बौरा गए, शरीफ के फूल। दोस्तों जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शीर्षक, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बने हुए भी हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। फिर है भगवान महाकाल का कुंठा नृत्य, भगवान महाप्राण के बाद, ठाकुर जी की बटेर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार। यह एक विचार प्रधान आत्मपरक ललित निबंध है। मानव अरे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा जो शीर्षक है वह है कि वह चला गया, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं, हम क्या करें, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, आंतरिक शुचिता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हाल, साहित्य का नया कदम, आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शीर्षक हैं इन्हें आप ध्यान रखिए, ये हमारे कल्पलता में संग्रहित हैं सभी निबंध। अब हम नेक्स्ट बात करें नाखून क्या बढ़ते हैं उसके बारे में, तो नेक्स्ट बिंदु देखिए कि यह एक विचार प्रधान आत्मपरक ललित निबंध है। मानवतावादी स्वर प्रमुख है इस निबंध में। नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है और उन्हें काटना मनुष्यता का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, यानी नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है और अगर उन्हें हम काटते हैं तो वह मनुष्यता का प्रतीक है। प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय किया है इस निबंध में। 15 अगस्त की चर्चा है। निबंध में जो उन्होंने नाम लिए हुए हैं उन्हें देखिए, निबंध में आए अन्य लोगों के नाम, दधीच मुनि, वात्सायन की कामसूत्र जो पुस्तक है उसका वर्णन है, कालिदास है साथ में। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, तो ये कोटेशन कालिदास ने कही है जो निबंध में आई हुई है। आगे देखी है गौतम जो गौतम है उनका भी आया है कि गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख से सहानुभूति के साथ देखता है। ठीक है, और इसमें उन्होंने गांधी जी का भी जिक्र किया है इस प्रकार के, एक बूढ़ा कहता था, अगर आपने मूल पाठ का अध्ययन किया हो निबंध का तो आपको पता होगा कि इसमें कहा गया है कि एक बूढ़ा कहता था, यानी गांधी जी,
बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। नेक्स्ट है कि वे कमरत रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोट कोट गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य के लोग छोटे नखों को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। ठीक है। अब हम इससे आए हुए अगर हम प्रश्नों की बात करें तो उन्हें देखिए। सबसे पहला जो कोटेशन दी हुई है, यानी जो इसी निबंध से जो पंक्तियाँ दी हैं, इन्हीं को क्वेश्चन बनाकर पूछा है उसने कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? तो वह यह है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट निबंध है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध से संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा उसे नाखून की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। नेक्स्ट है समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो नहीं भुला सकता। नेक्स्ट है कि विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। तो इनमें से अगर आपने ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने जो नाखून क्यों बढ़ते हैं का निबंध है उसका मूल पाठ का अध्ययन किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में से बीच बीच में से पूछा है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमारा ये सही है, बी सही है और हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नहीं, सी नहीं, सी हमारा गलत है, डी सही है, ए बी डी। ठीक है। तो ए बी डी हमारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको निबंधकार दिए हुए, एक तरफ निबंध दिए हुए हैं। तो इनमें देखिए कि प्रताप नारायण मिश्र का और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और विद्यानिवास मिश्र। एक तरफ निबंध है सच्ची वीरता, तुम चंदन हम पानी, कुटज और मनोयोग। ठीक है। तो सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखें तो वो कुटज निबंध है। फिर है तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास जी का निबंध है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है और प्रताप नारायण जी का मनोयोग निबंध है। ठीक है दोस्तों। अब प्रमुख पंक्तियों की बात करते हैं। इस निबंध से कौन कौन से उद्धरण पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी पंक्तियाँ ली जा सकती हैं, तो उन्हें देखिए कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। नेक्स्ट है कि उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, ये मनुष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो मनुष्य की बात करते हुए कहते हैं कि मनुष्य ने हड्डियों के भी हथियार बनाए, इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना था। ठीक है। नेक्स्ट है कि देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ थीं, आर्य विजयी हुए। ठीक है। नेक्स्ट है कि नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। नेक्स्ट है कि वे कमरात रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोट कोट गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है,
यह उसका नवीनतम रूप है। क्यों मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पंक्ति है कि बादशाह के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक मोम और अलकत आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य के लोग छोटे नखों को। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। नेक्स्ट है कि नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए कि उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बड़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट है कि भारतीय चित्र जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। नेक्स्ट है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला निबंध, और इसके जो कोटेशन है इन्हें भी आप जरूर ध्यान रखिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख कर चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। नेक्स्ट है कि मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, वृद्धा है, तप है, त्याग है। नेक्स्ट है कि गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए कि एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। यहाँ जो बूढ़ा कह रहे हैं वो गांधी जी को कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उत्स्खलंकता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। नेक्स्ट है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसी की पूंछ झड़ गई है। नेक्स्ट है परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री से है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निसंशेष आपसे देने में है। ठीक है, तो ये निबंध हमारा यही खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट निबंध है वह है हमारा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जो कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुबेरनाथ राय जी के बारे में देखिए
कि जो कुबेरनाथ राय जी का समय काल रहा है वो 1933 से 1996 के बीच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखिए। कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार हैं। उनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं। दोस्तों जो मेन विशेषता है उनके निबंधों की वो क्या है कि इनके निबंधों में आपको व्यक्ति प्रधान निबंध देखने को मिलेंगे। इनके निबंधों में परंपरागत संस्कारों के साथ आधुनिक एवं नवीन दृष्टिकोण का संतुलन है। ठीक है, अब हम इनके निबंध संग्रह की बात करें कुबेरनाथ राय जी के, तो वो देखिए। सबसे पहले है प्रिया नीलकंठी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968, रस आकेठक 1970, गंधमादक 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1989, कामधेनु 1980, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मानवपम की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का बृहद मास 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निरेखा 1998, आगम की नाव 2002। तो इन निबंध संग्रह को आप जरूर ध्यान रखिए। साथ ही इनके प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम इनके प्रमुख जो ललित निबंध हैं उनकी बात करें तो उन शीर्षकों को आप जरूर ध्यान रखिए। जैसे है रस आकेटक, जम्बुक, देहबलकल, राघव करोड़ो रस है, किरण सप्तपदी, विरूपाक्ष, चित्र विचित्र, विपन्न मराल, शरद बांसुरी, लाचार क्रोध, हरि हरि दूब, बेड़ु कीचड़, सारंग। अब इनके सांस्कृतिक चेतना से युक्त जो निबंध है उन्हें देखिए, वो हमारे ललित निबंध हुए। अब हम जो इनके सांस्कृतिक चेतना से युक्त निबंध है उन्हें देखिए। नदी तुम बीजाक्षरा, रोहिणी मेघ, गंध मातक, रस आखेटक, कब तेरा भोर आ गया, विपन्न मराल, शरद बांसुरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा निबंध है उसके बारे में। तो जो हमारा निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, तो लेखक ने इसमें क्या हुआ है कि लेखक ने बदले मौसमों के माध्यम से जिंदगी के बदलते रूप को परिभाषित व्याख्यायित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि भाद्रपद की पहली नक्षत्र को लेखक ने क्या कहा है, तो इसे माघ कहा है। अगाध जल है इसमें, कवि और किसान खूब मस्त गान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी ऋतु आती है वो भाद्रपद की पहली नक्षत्र आती है माघ में। तो इसमें क्या है कि अगाध जल है, कवि और किसान खूब स्तन गान करते हैं। नेक्स्ट है कि भाद्रपद की द्वितीय नक्षत्र है माघ के बाद, वह है पूर्वा फाल्गुनी। ठीक है, लेखक ने इसे रद्दी कंडम नक्षत्र माना है। ठीक है, यहाँ पे माना होगा, माना है। फसल जायदाद के लिए हानिकारक, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय। उत्तर भारतीय गंग तीरी किसान इसे कीर्तनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों उन्हीं बिंदुओं को लिया है जिनसे प्रश्न बनेगा या बन सकता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। फिर है भाद्रपद, वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र, तो वह क्या है, उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, तो ये क्या है, माघ के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्यकारक होता है। 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। 25 वर्ष की अवस्था को लेकर क्या मानता है, तो हमारे जीवन में गधे पचीसी मन भावन है, इसमें बड़ी मौज रहती है। गधे पचीसी क्या है, तो अज्ञानता की स्थिति, बेसिर पैर की बातें करना, या बैठ नहीं बात होगा, बात करना, अर्थहीन बातें करना। नेक्स्ट है 27 वर्ष की अवस्था लेकर किस प्रकार दिखता है, तो ये से घनघोर भाद्रपद की असनी संकेत यानी बिजली की चमक मिलने लगते हैं, तो इसी 27 वर्ष की अवस्था है। फिर है 30 वर्ष की अवस्था, विद्योन्मय भाद्रपद के काम क्रोध मोह का तमिस्त्र भोग सुख भोगते हैं, स्वभाव के अनुसार हमारी से शिक्षा कृतार्थ होती है। दोस्तों अगर आपको इसे विस्तार में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको यूनिट 9 हिंदी निबंध के नाम से जो प्लेलिस्ट मिले उसी में मैंने इनका विस्तार से अध्ययन किया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 30 और 40 वर्ष के बीच की अवस्था क्या है, तो सजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत और कमर्थ जीवन वो 30 और 40 के बीच की अवस्था में होता है। नेक्स्ट है 40 वर्ष की अवस्था,
तो भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें जर और जीढ़ता का आगमन होता है। ठीक है, तो इसमें जरा उर नहीं है, जर और जीढ़ता। ठीक है, जर और जीढ़ता का आगमन होता है। फिर है 40 और 45 की अवस्था, उत्तरा फाल्गुनी की अंतिम अवस्था है ये। फिर नेक्स्ट है हमारी उत्तरा फाल्गुनी का काल में प्रवेश करते ही। ठीक है, यानी उत्तरा फाल्गुनी का काल है उसमें प्रवेश करते ही। तो इसमें देखिए कि शरीर की सत्कर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्थि जायते वर्धते, ये तीनों धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और इनके विपरीत तीन विपरीत रमणते, अपीक्षते और विनश्यति प्रबलतर होने लगती हैं। नेक्स्ट है 45 के बाद में शीश पर कच्छ फूटना शुरू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। सुख और सारिका उदास हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि निबंध में आए महापुरुषों के नाम। तो सबसे पहले हैं गौतम बुद्ध, जिनकी उम्र इसमें 33 वर्ष बताई गई है। फिर यूसी क्राइस्ट हैं, जिनकी उम्र 30 वर्ष में प्रथम संदेश सरमन ऑन दी माउंट की चर्चा की है। वाल्मीकि के अनुसार राम को वनवास 30 वर्ष में मिला था। उस समय सीता की उम्र क्या थी? तो 18 वर्ष थी। जब सीता की शादी होती है तो सीता की उम्र कितनी थी? तो वो 18 वर्ष थी। ठीक है, दोस्तोयेव्स्की एक उन्होंने पश्चिमी का नाम लिया हुआ है, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दिया था। साथ ही और जो नाम आए हुए हैं वो राधा कृष्णन, विनोबा भावे, लेनिन की एक कोटेशन है कि उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है, स्वामी दयानंद, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ययाति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक बताया गया है और साथ में जो नई पीढ़ी का प्रतीक है वह कौन है? पुरूरवा। ठीक है, तो दोस्तों इन नामों को आप जरूर ध्यान रखिए। इनमें से आपको 4-5 नाम दे के पूछ देगा कि इस निबंध में किसका नाम नहीं आया है या किस किस का आया है, तो ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब बाद में देखिए लेखक ने अपने बारे में क्या जानकारी दी है। तो लेखक ने अपने बारे में दिया है कि मैं साठा तब पाठा की उक्ति वाला गंगा की कछार का निवासी हूँ। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेखक ने अपने बारे में 2 बातें कही हैं, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम प्रश्नों की बात करें तो जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं PYQ, इन्हें देखिए कि रचनाएं स्वयं पाठकों में संवाद कर बहुत बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और एक दूसरा लालित, जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो यह किसका है? तो वह कुबेरनाथ राय जी का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? तो वो किससे जोड़ते हैं इसे? तो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो इसमें आपको देखना है कि द्विवेदी युग का इनमें से कौन सा निबंधकार नहीं है। तो माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप देखिए जो जिसके बारे में आपको पता है, तो सबसे पहले आपको कुबेरनाथ राय जी के बारे में पता है, तो ये हमारे शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस निबंध से, उन्हें देखिए। सबसे पहले है कि मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सृजक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चित ही चिर आयु होगा। नेक्स्ट है कि जवानी एक चमाचम धारदार खड्ग है, उस पर चढ़कर असिधारा व्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फॉस्फोरस जलता है और युवा मन में उस फॉस्फोरस का रूपांतरण हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। नेक्स्ट है कि मैं मानता हूँ कि समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बाल
खिगियों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकार करता हूँ, पर साथ ही छिन्नमस्ता शैली के सस्ते रगांद और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना सील मुरौवत के अस्वीकार करता हूँ। दोस्तों ये कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शासन और व्यवस्था की पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से ऊब गई हैं और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। नेक्स्ट है कि मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ है, जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूँ। नेक्स्ट है कि कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है, वह सदैव प्रगति की दिशा में नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगत की ओर जाने वाली होती है। नेक्स्ट है कि रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतरण संभव नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ यह हमारा निबंध समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट निबंध की बात करते हैं। वह निबंध है हमारा मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी का। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। ठीक है, अब हम सबसे पहले विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में देखते हैं। तो इनका जो समयकाल रहा है दोस्तों, वो 1905 से 2005 के बीच रहा है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। तो मिश्र जी के बारे में देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, पानी ख़त्म हो गया अभी, सॉरी, पानी ले लूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में। सबसे पहला बिंदु है कि मिश्र जी शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। इनके ललित निबंध विषय वस्तु भाव भंगिमा दृष्टिकोण शैली शिल्प की दृष्टि में अद्वितीय भी हैं। मिश्र जी के निबंधों में मौलिक चिंतन, शास्त्र संपदा एवं भारतीय लोक संस्कृति देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विद्यानिवास मिश्र के अनुसार उन्होंने क्या लिखा है कि हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो द्रुह राजभाषा से बचा जा सकता है, जो बेहद संस्कृत निष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस कोटेशन को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इनके हम निबंध संग्रह की बात करें मिश्र जी के की, तो सबसे पहले है चितवन की छां, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। फिर है कदम की फूली डाल 1965, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है 1974, परंपरा कोई बंधन नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, भ्रमरानंद के पत्र 1981, अस्मिता के लिए 1981, गांव का मन 1985, शेफाली झर रही है 1989, नदी नारी और संस्कृति 1993, बूंद मिले सागर में 1994, सीरीज की याद आई 1995, गांधी का करुण रस 2002, कितने मोर्चे 2007, साहित्य का सरोकार 2007। ठीक है, तो दोस्तों इनको आप जरूर ध्यान रखिए। जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, चितवन की चाह 1953, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बाजारा मन 1963, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है 1974 और भ्रमरानंद के पत्र 1981, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए।
साथ में यही परंपरा, कोई बंधन नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप जरूरी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है मिश्र जी के प्रमुख जो निबंध हैं वो कौन कौन से हैं, उनके शीर्षक देखिए। सबसे पहले है कि बिंद की धरती का बलिदान। ये जो निबंध है इसमें भारत की सांस्कृतिक एकता में बिंद भूमि के योगदान की चर्चा की है उन्होंने, ठीक है। यानी जो बिंद की धरती का बलिदान है, ये जो निबंध है इसमें उन्होंने क्या इसका विषय है, तो भारत की सांस्कृतिक एकता में बिंद भूमि के योगदान की चर्चा की है इसमें। नेक्स्ट है आम्र मंजरी। इसमें संस्कृत साहित्य में चित्रित बसंत का वर्णन कैसे किया गया है उसका वर्णन है। नेक्स्ट है धनवा पियर बहिले मनवा पियर बहिले। तो इसमें ग्रामीण जीवन एवं किसानों की जो दयनीय दशा है इसका चित्रण किया है इसमें। नेक्स्ट है कदम की फूली डाल। इसमें विंध्य प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा का वर्णन किया गया है। फिर है नेक्स्ट निबंध भाई। यह इनका संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें अज्ञे की जीवनी पर आधारित है यह निबंध, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर है कि भ्रमरानंद जो नाम है, उपनाम से मिश्र जी ने सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखीं। इन चिट्ठियों में चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता जाहिर की है, ठीक है। अब हम आते हैं जो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, यह इनका निबंध संग्रह भी है। तो इस निबंध संग्रह में देखिए और कौन कौन से निबंधों का संकलन किया गया है। तो इस निबंध संग्रह में कुल 17 निबंधों का संकलन किया गया है, ठीक है दोस्तों। कितने निबंध हैं, तो इस निबंध संग्रह में 17 निबंधों का संकलन किया गया है। तो इन शीर्षकों को देखिए। सबसे पहले है मुकुट मेखला और नूपुर, बिंद की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर, होइले शिला सब चंद्रमुखी, रेब से रीवा, कल चुरियों की राजधानी गुर्गी, पहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गई, बालू के ढूह, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये निबंध, इस जो हमारे राम के मुकुट भींग रहा है निबंध है, निबंध संग्रह है, इसमें इन शीर्षकों के साथ उन्होंने निबंधों को जोड़ा है, ठीक है। अब जो ये मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, इस पुस्तक में उन्होंने भूमिका दी है, तो इस भूमिका की भी चर्चा करेंगे हम। तो देखिए जो ये भूमिका वो लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो अपनी बात नाम से वो लिखते हैं। तो इसमें देखिए कि इस निबंध संग्रह में आधे पुराने और आधे नए, पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की यायावरी पर्याकुल वृत्ति के समान है, इसीलिए यहाँ जोड़ दिए गए हैं। यह वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया, मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा था और एकाएक उस प्रदेश से बिछड़ना पड़ा। उस आत्मीयता की तलाश से भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ गया है। यानी दोस्तों लेखक है वह पहले विंध्य प्रदेश में रहते थे, जो हमारे विद्यानिवास मिश्र जी हैं वह पहले विंध्य प्रदेश में रहते थे। वहाँ पर वो कुछ भी करते हों, उनकी जो नौकरी है वो वहाँ पर थी, तो वो पहले वहाँ पर लिखा करते थे। लेकिन फिर वहाँ से उन्हें विस्थापन करना पड़ा। तो विस्थापन करने के बाद लेखक का मन नहीं लगता है और वो उसी भूमि को याद करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इन निबंधों के बारे में और कोई वक्तव्य देना आवश्यक नहीं समझता। जिन स्थानों और व्यक्तियों ने मुझसे ये निबंधों को लिखवाया है, उनके नाम लिए बिना मन से उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। इन निबंधों के संग्रह की पांडुलिपि तैयार करना मेरे लिए एक समस्या थी। मेरे स्नेही बंधु पद्यधर त्रिपाठी, ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखना नाम को, पद्यधर त्रिपाठी ने बार बार उकसाकर बिखरे हुए सूत्र जोड़ने के लिए विवश किया। मेरे स्नेह भाजन जैनेन्द्र बादशायन ने किसी तरह इस सामग्री को सांगोपांग जुटाकर इस निबंध संग्रह को प्रकाशन के लिए प्रस्तुत कर दिया। इनको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, विद्यानिवास मिश्र, ठीक है दोस्तों। तो इस भूमिका को आप जरूर ध्यान रखिए। अब हम आते हैं निबंध का विषय क्या है उसको देखिए कि कौशल्या की पीड़ा के माध्यम से वर्तमान युग की उन असंख्य माताओं की पीड़ा की अभिव्यक्ति जिनकी संतानें, साठ नहीं दोस्तों, यहाँ संतानें होगा, जिनकी संतानें महत्तर लक्ष्य के लिए निर्वासित भोग रही हैं। नेक्स्ट है कि एक निजी घटना के माध्यम से निबंध की अंतर्वस्तु निर्मित है। प्रियजन या संतान के घर से दूर होने पर चित्त में उत्पन्न आशंक जनित उद्विग्नता
की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है। निबंध में 3 लोग संगीत सुनने के लिए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि जो निबंध है उसकी शुरुआत में ही बताया है उन्होंने, जो 3 लोग के संगीत सुनने जाते हैं, जिसमें एक लेखक का साथी है, लेखक का बेटा है और एक लेखक के घर आई हुई मेहमान लड़की है। जो लेखक का बेटा है वह संकट बोध की कविता करता है, लेखक ने ये बताया है, और साथ ही जो मेहमान लड़की है वह दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इससे जो प्रश्न आया हुआ है वह है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध नहीं है। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है। तो साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख, व्यक्ति व्यंजक, गद्य। तो ये छोटे छोटे सुख है, यह निबंध हमारे विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, जो महत्वपूर्ण पंक्ति है इस निबंध की वह है कि बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत बेहलन होकर गाती थीं और लौटते पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। नेक्स्ट है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा, ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बदा है। ठीक है दोस्तों, तो ये निबंध हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब जो हमारा निबंध है वह है संस्कृति और सौंदर्य, जो नामवर सिंह जी का निबंध है। तो इसे देखिए, सबसे पहले हम लेखक परिचय की बात करें तो शुक्लोत्तर युग में विचार या चिंतन प्रधान निबंधकार हैं, यानी जो नामवर सिंह है वो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं, साथ ही ये विचार प्रधान और चिंतन प्रधान निबंधकार हैं। नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य हैं। अगर आप नामवर सिंह जी की बात करेंगे तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए रचनाएं, तो सबसे पहले उनके निबंध है वह क्या है कि बलकम खुद, जो इसका प्रकाशन वर्ष 1951 है, और वाद विवाद संवाद, जिसका प्रकाशन 1989 है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आलोचना। दोस्तों आलोचना और निबंध जो मिली मिली रचनाएं हैं तो हमें साथ ही साथ देखना है। तो देखिए, सबसे पहले है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। तो इसमें क्या, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। इसमें उन्होंने आलोचक जीवन की शुरुआत की है, यानी इसी के माध्यम से उन्होंने अपनी आलोचना शुरू की है, और इस पर नामवर सिंह जी ने अपनी PhD भी की है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का क्या योगदान रहा है उसी में। ठीक है। नेक्स्ट है उनका छायावाद, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। छायावाद जो उनकी आलोचनात्मक कृति है ये आपको पता होगा, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। तो इसमें उन्होंने 12 अध्यायों में विभक्त है। ये उनकी जो पुस्तक है वह कामायनी के प्रतीकात्मक एवं रूपकत्व पर विचार किया है। निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा का विश्लेषण भी उन्होंने इसी में किया है। फिर नेक्स्ट देखिए, इतिहास और आलोचना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। नेक्स्ट है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, इसमें आधुनिक काव्य आंदोलनों, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद का विश्लेषण किया है। फिर है कहानी नई कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 है। फिर है कविता के नए प्रतिमान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की समीक्षा। ठीक है, तो जो कविता के नए प्रतिमान है इसी पुस्तक में उन्होंने आलोचना में मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता जो अंधेरे में है इसकी आलोचना की है। नेक्स्ट है दूसरी परंपरा की खोज, इसका प्रकाशन वर्ष 1982 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारतीय लोकोन्मुखी सांस्कृतिक चेतना का मूल्यांकन इसमें उन्होंने किया है। ठीक है। फिर है आलोचक के मुख से, जिसका प्रकाशन वर्ष 2005 है। अब हम आते हैं अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य पर। ठीक है, तो इसमें देखिए कि यह निबंध दूसरी परंपरा की खोज 1982 में संकलित है, जिसमें 8 निबंधों का संकलन किया गया है। यानी ये दूसरी परंपरा की खोज है, इसमें उन्होंने 8 निबंधों का संकलन किया है। उसे देखिए, सबसे पहले है दूसरी परंपरा की खोज, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, अस्वीकार का साहस, प्रेमा पुमर्थो महान, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य, तोम खल कृति, व्योम के शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और नाम है वह है व्योम के शास्त्री, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं निबंध का विषय क्या है, तो वह देखिए
कि इस निबंध में द्विवेदी जी के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया गया है और यह सिद्ध किया है कि द्विवेदी जी अन्य विद्वानों से परंपरा को लेकर कितने अलग हैं। तो मुख्य रूप से उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इसमें आधार बनाया हुआ है और उन्हीं पर ये निबंध लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो निबंध में जो हमारा संस्कृति और सौंदर्य निबंध है, इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उन्होंने पुस्तकें ली हैं कि इनमें संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न रचनाओं का उल्लेख मिलता है हमें। उनमें देखिए, अशोक के फूल, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी, परंपरा और आधुनिकता, कालिदास की लालित्य योजना, विचार और वितर्क, भारत प्राचीन भारत का कला विकास, विचार प्रवाह, लालित्य मीमांसा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा। इन सब जो ये सभी रचनाएं हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और इनका उल्लेख उन्होंने अपने इस निबंध संस्कृति और सौंदर्य में किया है। तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए, इन शीर्षकों को। नेक्स्ट है जो अन्य लेखकों की रचना है उनमें किस किस को लिया है। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, इसका भी इन्होंने इसमें